नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। और ये अलंकार जो टॉपिक है वो है जिन बच्चों ने हिंदी कोर्स ए लिया है। बच्चों, सीबीएसई में दो हिंदी होते हैं, एक 002 कोर्स ए और एक होता है 085 कोर्स बी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्स ए के लिए। बच्चों, 9th में भी अलंकार है और 10th के अंदर भी अलंकार है। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक अलंकार के जो भी प्रकार है पूरा कंप्लीट करूंगी और विद एग्जांपल समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो गारंटी देती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में अलंकार का एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो एग्जाम के सैंपल पेपर के साथ हम इसको आज को वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 2022-23 का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे उन बच्चों का है जो बच्चे क्लास 10th में हैं। उनके सिलेबस में देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार है। तो आपके सिलेबस में बच्चों अलंकार के और शब्दालंकार से श्लेष अलंकार है और अर्थ अलंकार से उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। ये सारे टॉपिक आपके जो है व्याकरण के पार्ट में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इनमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और 5 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करना है। बच्चों, 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अलंकार का सिलेबस है अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। तो 9th के बच्चे भी आज का वीडियो पूरा कंप्लीट देख सकते हैं और 10th के बच्चे भी पूरा वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि अलंकार कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से या फिर जो अपठित गद्यांश रहता है उसमें भी अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब बच्चों, आभूषण मतलब होता है स्त्रियां श्रृंगार के लिए आभूषण का प्रयोग करती है। उसी तरीके से काव्य शास्त्र को सुंदर बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, अलंकारों से सजाया जाता है। तो काव्य को सजाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार। अर्थात काव्य का गहना जो हुआ है वो हो गया अलंकार। तो अलंकार, अलम प्लस कार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आभूषण। ठीक है, तो आभूषण किसके लिए होता है, स्त्रियों के लिए वो गहना होता है और काव्य के लिए, काव्य को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिए, आप लोगों ने प्रेमचंद की बहुत सारी कथाएं, कहानियां, उपन्यास पढ़े होंगे। उसमें मैक्सिमम मुहावरे प्रयोग करते हैं। तो जो गद्य खंड है उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, हम लोग यूज करते हैं मुहावरे, कहावतें। ठीक है, और लेकिन काव्य खंड को और अच्छा प्रभावित बनाने के लिए उसको हम क्या यूज करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक लाइन ध्यान में रखिएगा कि जो शब्द क्या करे, काव्य की शोभा को बढ़ाए उसे हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का अर्थ जैसे शब्द से ही पता चलता है, जहां पे शब्दों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, काव्य अच्छा हो जाता है, काव्य का सौंदर्य अच्छा हो जाता है और उसका राइमिंग्स वर्ड्स ज्यादा मिलते हैं। तो जहां पे शब्दों की आवृत्ति के कारण काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। और जहां पे अर्थ के आधार पर, जहां पे अर्थ जो होता है कविता का, उसके आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर हो जाता है आपका अर्था अलंकार। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग दोनों भी टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार के हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार के भेद होते हैं आपके उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये सारे अलंकार का एक एक करके अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द के दो रूप होते हैं मतलब बच्चों, शब्द जिसे हम कोई भी शब्द को प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे उससे एक साउंड आता है। ठीक है, एक आवाज होती है।
और एक होता है उसका अर्थ क्या समझते हो आप। तो इन्हीं के आधार पर शब्द के जब ध्वनि के आधार पर होता है तो शब्दालंकार और अर्थ के आधार पर अगर उसके अंदर काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। तो ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्दालंकार होता है। मतलब वो शब्द को अगर काव्य में से हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां उसका जो सौंदर्य होगा काव्य का वो समाप्त हो जाएगा। अब शब्दालंकार के दो भेद हैं यहाँ पर, अनुप्रास और यमक, तीसरा है श्लेष। अनुप्रास अलंकार कौन सा होते हैं? अनुप्रास, यहां पर अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, बार बार। लेकिन अभी बार बार किसकी? वर्णों की आवृत्ति हो, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। और वर्ण मतलब बच्चों जैसे आपका हो गया वर्ण, वर्णमाला के जितने भी वर्ण आपके क से लेके ज्ञ तक, ठीक है बच्चों, क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण हो गए, उसको किसी भी वर्ण की अगर ध्वनि होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अभी ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, तो अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसलिए इसका अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, ये देखिए एक वर्ण एक से अधिक बार आने चाहिए। एक से अधिक बार वो दो भी हो सकते हैं, अगर दो बार भी एक ही वर्ण, अभी वर्ण क्या मतलब एक कविता के अंदर क ख ग घ आना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे नहीं बच्चों, मतलब एक ही वर्ण, जैसे जन रंजन। अभी देखिए, अब इसके अंदर एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि अनुप्रास अलंकार में शब्दों की वर्णों की आवृत्ति किसी शब्द के स्टार्टिंग से भी हो सकती है और पीछे से भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे जन रंजन भंजन, तो यहाँ पर न जो है वो किस शब्द का अंतिम वर्ण है, तो अंतिम मतलब सभी का अंतिम होना चाहिए, और अगर प्रथम है तो सभी का प्रथम होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये वर्णों की आवृत्ति होगी तो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग में हो, ठीक है, और हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर होता है यमक अलंकार। ध्यान, बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति और यमक अलंकार शब्द की आवृत्ति। मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, एक ही नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे घर घर पल पल ऐसे लिखे होते हैं वैसे नहीं, यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। मतलब यहाँ पे कनक दो बार लिखा हुआ है, लेकिन दोनों भी कनक का अर्थ क्या है? अलग है। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, कैसे कविता कैसे की लाइन में, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय मतलब नशा दोनों में भी होता है, इस कनक में भी होता है और इस कनक में भी होता है। तो एक कनक के वह खाए बौराए ने, मतलब एक कनक अर्थात हो गया धतूरा, ठीक है, और एक कनक अर्थात हो गया सोना। एक के खाने से लोग बौरा जाते हैं और एक के पाने से भी लोग बौरा जाते हैं। अर्थात कनक शब्द एक ही है, लेकिन उसकी आवृत्ति दो बार हुई और दोनों के अर्थ क्या हो गए? भिन्न हो गए। तो वहां पर हो गया आपका यमक अलंकार। तो उम्मीद है बच्चों अनुप्रास और यमक में आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करोगे और कभी भी नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो, अगर श्योर हो गए, समझ में आ गया, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। कुछ और अलंकार के अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे कंकनी, कंकनी किंकनी। अभी मैंने पिछला में क्या बताया था? न न या तो अंतिम वर्ण की आवृत्ति या तो प्रथम वर्ण की आवृत्ति, दोनों भी केस में क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च च की आवृत्ति हो रही है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारनी, तो यहाँ पे क की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तात त, तो यहाँ पे त की आवृत्ति। सिंपल, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सरल है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रॉ की आवृत्ति हो रही है।
इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार को हमें पहचानना है। अनुप्रास अलंकार में सबसे सिंपल साधारण अलंकार है, आराम से आप पहचान सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, यमक अलंकार का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मन का आवृत्ति कितनी बार हो रहा है? 3 बार आ रही है, और उसके अर्थ क्या है? भिन्न है। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, यहाँ पर मन की बात की जा रही है कि माला तो हम हाथ में फेरते रहते लेकिन मन का फेर नहीं गया। कर का मन का डारे दे, अब ये कर का मन का मतलब मोतियों की माला, यहाँ पर मन की बात की जा रही है, यहाँ पर मन का मतलब मोतियों की माला की बात की जा रही है। और मन का डारे दे, तो मन का यहाँ पे, और मन का मतलब मन हमारा दिल, और एक मन का होते हैं मोतियों की जो माला होती है, जो रुद्राक्ष की माला होती है, जो हाथ में लोग पूजा करते समय घुमाते हैं। आप लोग देखे होंगे, दादा दादी कोई तो घर पे पूजा पाठ करते होंगे तो उनके हाथों में होता होगा। ठीक है, रुद्राक्ष की माला को फेरते हैं। नेक्स्ट है आपका काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर घमंड घटा में कभी कभी देखिए बच्चा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर घ और घ की भी, घमंड घटा में घ घ की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर बहुत ही ध्यान से आंसर देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर सटीक है। अभी यहाँ पर काली घटा, ठीक है, घटा का घमंड घटा। तो अभी यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे घटा घटा शब्द की भी आवृत्ति है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा घटा घटा शब्द की आवृत्ति है तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। और घमंड घटा में से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो एक ही कविता की पंक्ति के अंदर एक से अधिक भी अलंकार होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे छांटना चाहिए। बिल्कुल भी नर्वस मत होइए एग्जाम के समय में। तो काली घटा मतलब जो बादल की बात की जा रही है, और घमंड घटा मतलब कम होना। ठीक है, तो दोनों में इस तरीके से बात की जा रही है। अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अभी यहाँ पर भी बेर शब्द की क्या देखो आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। किसकी? शब्द। तो शब्द की आवृत्ति होगी तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अभी दो शब्द का अगर आवृत्ति हो रहा तो यमक अलंकार। अर्थ आपको कोई नहीं पूछता है कि वहां पर अर्थ क्या है, तो इसलिए आप मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइए कि मैम हम लोग कहाँ से अर्थ बताएंगे। इस बात का आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बेर खाती है थी, मैं बता देती हूँ फिर भी मीनिंग। बेर मतलब होता है समय, 3 बार, 3 टाइम खाती थी। और 3 बेर, एक यहाँ पर बेर खाना एक फल होता है, और 3 बेर मतलब टाइम, कि 3 टाइम खाती थी। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। ये गलती से रिपीट हो गया है बच्चों। इसके अभी अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, यमक में शब्द की आवृत्ति, और श्लेष में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ। शब्द क्या होंगे? एक ही होगा, लेकिन उस पंक्ति में उस शब्द के जो अर्थ होंगे वो एक से अधिक आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द विभिन्न अर्थ मिलते हो, विभिन्न मतलब एक से अधिक अर्थ मिलते हो, उस समय श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, श्लेष ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में फॉन्ट में श्लेष लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस प्रकार से भी आ जाता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हो, तो वहां पर क्या हो गया? आपका श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरो, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि एक ही जो पंक्ति लिखी हुई है, रहीमन पानी राखिए। अब ये कि ये यहाँ पर जो एक पानी है, एक ही पानी का अर्थ क्या है? मोती के अर्थ में है, मानुष के अर्थ में है, और चून के अर्थ में। मतलब जब पानी के अर्थ में अगर मोती से पानी हटा दिया जाए तो चमक के अर्थ में है। मनुष्य के जीवन में पानी इज्जत के रूप में है, और चून के अर्थात में जल के रूप। चून अर्थात होता है आटा, चूना।
ठीक है, तो जल के रूप में। तो मतलब यहाँ पर पानी तो एक ही है, लेकिन पानी का क्या है, एक से अधिक अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। अभी नेक्स्ट में देखो, जे रहीम गति दीप की। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बड़े अंधेरो होए। अभी यहाँ पर जे रहीम गति दीप की, अभी दीप की यहाँ पर दो अर्थ दिया गया है, एक कुल का दीपक और एक घर का, जो दीपक जलाते हैं हम लोग, उसकी बात की जा रही है। तो कुल कपूत अगर हो जाता है तो भी, तो एक कपूत हो गया, तो अगर अच्छे हो गए तो अगर बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरो होए। बढ़े मतलब दीपक को कभी भी हम बुझाने के को बढ़ाना कहते हैं, बुझाना नहीं कहते हैं। तो दीपक को जब हम बुझाते हैं तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है घर में। तो दीप का यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दो मधुबन की अर्थ के रूप छाती में को प्रयोग किया देखो, गया है। सूखे इसकी कितनी कलियां। बच्चों, इसमें कलियां के भी दो अर्थ है। एक फूलों से खिलने के पहले की अवस्था, और दूसरा नव यौवन। तो श्लेष अलंकार में बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आप बाकी के, अगर लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो बाकी के अलंकार उसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि अब आपको अगर मान लीजिए अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, बाकी के भी कुछ अलंकार नहीं है, तब समझिए कि श्लेष का अलंकार हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार क्या है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार। कौन कौन से है, उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार। ये अलंकार बहुत आसानी से समझ में, अलंकार में थोड़ा बहुत जो डिफिकल्ट आता है वो श्लेष के अंदर आता है, बाकी ये सारे अलंकार बहुत ही आसानी से, और हर एक अलंकार को पहचानने का एक तरीका होता है, उसको केवल याद रख लो, बाकी कुछ नहीं है अलंकार के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक अलंकार के बारे में देखते हैं। उपमा, आप देखो समास पढ़ते हैं तो भी आता है, कर्मधारय समास में उपमा और उपमेय। तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। तो जब किसी व्यक्ति की, क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है। और इसकी सबसे सिंपल, आपको डेफिनेशन याद नहीं होता है, मत कीजिए याद। सबसे सिंपल तरीका है क्या याद करने का, कि आपको क्या याद रखना है, सा से सी सम। कविता में अगर योजक चिन्ह के साथ सा से सी सम सरिस, तो ये शब्द दिख जाए तो सीधा टिक मार दो, क्या चीज के लिए, उपमा अलंकार के लिए। देखिए, सागर सा, सा से सी सम, ठीक है, सरिस, पीपर पात पीपर पात, सरिस मन डोला, ठीक है, और हाय फूल सी, हरिपद कोमल कमल से। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए हर एक का एक एक एग्जाम्पल दिया है, तो आपने क्या करना है, इन शब्दों को ही याद रखना है, सा से सी से सम, सरिस। इसके अलावा उपमा अलंकार कहीं पे भी नहीं होता है। तो जब इन वो शब्दों को याद कर लोगे और कहीं पर भी कविता में दिख जाए, और मैक्सिमम टाइम सरिस में तो नहीं है, लेकिन सा से सी में, इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दो क्लू है, ट्रिक है, जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उम्मीद है उपमा अलंकार आपको एक झटके में याद हो गया होगा, अगर याद हो गया तो कमेंट करके बताइए जरूर। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, मतलब दोनों एक हो जाए, मतलब गुण की अत्यंत समानता के कारण उसके अंदर की भिन्नता, जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे, कि चंद्र सा खिलौना की जगह मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मतलब जो बीच में योजक चिन्ह था, रूपक अलंकार में सीधा इतना याद रख लो, से सा से सी सम था, ठीक है बच्चों, सा से सी सम किसके साथ था, योजक चिन्ह के साथ में था। यहाँ पर रूपक अलंकार में ये सारे शब्द हट जाते हैं, और सीधा चंद्रिका चादर ओढ़े। वन शारदी कैसी है, चंद्र को रूपी चादर नहीं, चंद्रिका चादर ओढ़े। तो बिल्कुल उसका ही इस प्रकार से मन दिख रहा है जैसे कि उसने चंद्रमा को ही चादर बना लिया हो। तो तुलना बिल्कुल समाप्त होकर चंद्रिका को चादर की संज्ञा दे दी गई है, संज्ञा अर्थात होता है नाम, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं,
तो अभी यहाँ पे चंद्र को क्या बता दिया गया? खिलौना। चंद्र सा खिलौना नहीं कह के चंद्र को खिलौना बता दिया गया है। तो रूपक अलंकार क्या होता है बच्चों? गुण के अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत, हम लोग कुछ भी जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, किसी के हाथी जैसी चाल, घोड़े जैसी दुम, तो उस तरीके से जब अच्छे के लिए भी देते हैं ना, कमल जैसे चरण, ठीक है, तो जब अच्छे के भी देते हैं। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है रूपक अलंकार में, कि जब गुण की अत्यंत समानता हो जाए, कोई अंतर ना रहे, अंतर समाप्त हो जाए, अभिन्न हो जाए, तब क्या हो गया? रूपक अलंकार। ओके बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब समानता होने के कारण उपमेय और उपमान होने की कल्पना हो जाए। जब इसमें क्या होता है? कल्पना की जाती है, ठीक है। रूपक, उपमा में क्या था? सा से शीशम। रूपक में क्या हो गया? सा से शीशम हट गया, ठीक है। उसके गुण की समानता के कारण क्या हो गया? उसका उसका ही नाम दे दिया गया। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में, इसमें हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। कल्पना वाले शब्द जानते हो ना बच्चों? कल्पना वाले शब्द क्या होते हैं? मानो, जानो, जनहू, ठीक है। मतलब हम कल्पना कर रहे हैं, मानव मानव करते हैं ना आप लोग, मानो हिमकुंज कुंज हो गए फिर से नए। तो जहां पर मानो हो, निश्चय हो, ये सारे शब्द देखो बच्चों, केवल ये शब्दों को आप लोग याद कर लीजिए तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल पक्का। जैसे मनु, जनहू, जनहू, जानो, मानहू, मानो, निश्चय, युव, ज्यो, अगर ये शब्द कविता के अंदर आपको दिख जाए तो आप आराम से आप पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको हर एक अलंकार के लिए जो शब्द मैंने बताए हैं, उन शब्दों को केवल ध्यान में रखना है। आप आसानी से बता सकते हैं कि किसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है बच्चों। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। आपको अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, बता दो फिर भी। सोहत ओढ़े पीतपट मतलब श्री कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे, मनहु मतलब जैसे, मानो, नीलमणि पर्वत, जो नीलमणि पर्वत है, उस पर सुबह की किरणें कैसे सुंदर सी प्रतीत होती है, ऐसे ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर हम कवि कल्पना कर रहा है मानव शब्द से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब उत्प्रेक्षा अलंकार के एक दो और एग्जाम्पल है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो, ठीक है बच्चों। बताया ना, कोई भी ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा जहां पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इन सब ये अगर ये शब्द नहीं होंगे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ठीक है। तो ज्यों अगर आ गया तो क्या हो गया? जो मानो, जानो, जनहू, ये सब किस में आ गए? उत्प्रेक्षा अलंकार। और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, कहां पे डाउट हो रहा है वो भी कमेंट कीजिए, तो मैं उसका भी आंसर करूंगी और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बना के उसके सॉल्व करके बताऊंगी कि कहां पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां पर क्या होगा? अति, अति मतलब इस शब्द के अंदर ही अर्थ है बच्चों। अति मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जहां पे सत्य की कोई बात ही ना हो, अत्यंत बढ़ा चढ़ा के जब बात की जाए तो क्या होता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिसे नामुमकिन तब, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग सगरी लंका जल के हो गई खाक, या फिर सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो मतलब यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग, कवि बोलते हैं कि जब भाव विभोर हो जाते हैं और किसी चीज के क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो कल्पना, इतनी ज्यादा कल्पना करते हैं कि वो सत्य की होने की संभावना ही नहीं हो सकती उसमें। तो पूंछ में आग लगी थी हनुमान जी के, तब जाके लंका जली थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब इधर आग भी नहीं लगी और उधर लंका जल के खाक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य में क्या किया गया? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। जैसे नेक्स्ट दोहे में क्या है देखिए, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण।
अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया, वैसे ही सिंधु नदी क्या हो गई, थर-थर कांपने लगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, बाढ़ अभी चढ़ाया भी नहीं, उस पर बाढ़ चढ़ाया नहीं, तब तक सारे जीव जंतु जितने थे सब कांप उठे। बाढ़, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, कवि ने क्या की है, कल्पना की है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है बच्चों, मानवीयकरण अलंकार। प्राकृतिक चीजों को जब मानव का रूप दे दिया जाए, क्या किया जाए बच्चों, प्राकृतिक चीजों को मानव का रूप दे दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। जो अत्यंत बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल तो प्राकृतिक चीजें हैं, वो हंस नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन वो खिलते हैं। लेकिन वो उनको उस उस फूल के खिले हुए रूप को देखकर कवि क्या कहता है, कवि मन कहता है कि फूल क्या हुई, फूल खिल रही हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, जैसे इंसान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वैसे ही। दूसरे पोएम में देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जैसे हम मनुष्य बन ठन के सवर के रहते हैं, तो वैसे ही मेघ क्या हुए, मेघ अर्थात बादल जो आए, वो भी बन ठन और सवर के आए हैं। सागर की ओर पर नाच नाच करती है, मधुर लहरें मधुर गान। तो लहरें क्या कर रही है, गीत गा रही हैं। तो ये बच्चों, ये क्या है, ये प्राकृतिक चीजें हैं, और उनको मानव जो भी क्रियाएं करती हैं, वो सारी क्रियाओं की संज्ञा दी गई है, वहां पर होता है मानवीयकरण अलंकार। बच्चों यहाँ पर मैंने श्लेष इस तरीके से लिखा है, क्योंकि टाइपिंग में ये श्लेष अलंकार, श्लेष लिखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हाफ शो नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, यमक और श्लेष अलंकार में कुछ अंतर होते हैं, वो भी जो जहां जहां जो जो डाउट वाले पॉइंट है, वो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, कि एक काव्य में यमक अलंकार होने के लिए एक ही शब्द की कम से कम 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए, जरूरी है, और हर बार शब्द का अर्थ अलग होना चाहिए। फिर किसी काव्य में श्लेष अलंकार होने के लिए क्या होगा, एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ होने चाहिए। जैसे रहीमन पानी राखी है, तो पानी जो एक शब्द है, उसी शब्द का नीचे जो उसकी व्याख्या दी गई है, उस व्याख्या के अंदर बताया गया है कि पानी के 3 अर्थ है, चमक, सम्मान और जल। इस प्रकार से तो एक से अधिक अर्थ निकलने चाहिए। बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप फटाफट फटाफट सॉल्व करिएगा और बताइएगा। देखिए यहाँ पर सा सा आया तो क्या हो गया, उपमा अलंकार। जगकर सजकर रनी बाले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जगकर सजकर रनी बाले। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। चवर सदृश डोल रहे सरसों के सर, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार। यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार। यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार। यहाँ पर देखिए, चंद्रिका चादर, मतलब चंद्रिका चादर क्या हो गया, जहां उपमा अलंकार हट जाए, यहाँ पर रूपक, जहां पे से हम हट गया, तो वहां पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आए महंत वसंत, चरु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से सारे अलंकार आप लोगों को भी सॉल्व करने हैं बच्चों, और सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपको समझ में आया, आप अभी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कुछ अलंकार और भी दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एग्जाम के टाइम पर आप यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे, तो मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों, अलंकार से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं पक्का डेफिनेटली मैं आप उसको सॉल्व करूंगी, और आपके कमेंट का आंसर भी करूंगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा ले सके। थैंक यू बच्चों।